ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे, हम बात करेंगे नेक्स्ट थिंकर का, वो होगा तुम्हारा हेनरी फ्योल। ठीक है, ये हमारा होगा थर्ड थिंकर। ओके, तो दो तीन चीजें यहाँ पे देख लो कि हेनरी फ्योल जो है वो तुम्हारे फ्रांस में बिलोंग करते थे। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे है कि उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस गेन करा वो इंजीनियर की पोस्ट में से किया। ठीक है, इसीलिए, और दूसरी चीज, तीसरी चीज जो हमने बात करी थी कि हेनरी फ्योल जो है वो तुम्हारे मैनेजमेंट के थिंकर हैं। ठीक है, मैनेजमेंट के थिंकर की वजह से इनका पूरा काम जो होगा वो किसके ऊपर होगा, वो मैनेजर के ऊपर होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हेनरी फ्योल ने जो है ही टॉक्ड अबाउट थ्री थिंग्स। ही टॉक्ड अबाउट थ्री थिंग्स। अभी तीन चीजें क्या क्या है, सबसे पहली इन्होंने बात करी एक्टिविटीज के बारे में कि किस तरीके से जो है तुम्हारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। दूसरी चीज इन्होंने बात करी फंक्शंस। किसकी फंक्शंस, मैनेजर की फंक्शंस, कि मैनेजर की फंक्शंस क्या क्या होनी चाहिए जिससे जो है तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी मेंटेन हो, इफेक्टिवनेस मेंटेन हो, प्रोडक्टिविटी हाई हो, और प्रॉफिटेबिलिटी जो हो वो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और तीसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट, उसने 14 प्रिंसिपल्स दिए, 14 प्रिंसिपल्स जो है फ्यूल ने दिए, जिसको हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तुम लोगों को? नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, अकॉर्डिंग टू फ्यूल, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारी 6 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज के बारे में हम बात करेंगे, या फिर 6 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारी परफॉर्म करी जाती है। फर्स्ट जो होता है वो होता है तुम्हारा टेक्निकल टेक्निकल एक्टिविटी। सो टेक्निकल एक्टिविटी इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू टेक्निक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूंगा किसी आईटी कंपनी में, तो आईटी कंपनी में जो है तुम्हारा टेक्निकल काम क्या क्या हो जाएगा, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू आईटी। ठीक है, वहां पे हम बात करेंगे तुम्हारे किसकी, वेब डेवलपमेंट की हम बात कर सकते हैं, वहां पे हम बात कर सकते हैं तुम्हारे कोडिंग की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, देन हम वहां पे बात कर सकते हैं तुम्हारा क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं किसी मैकेनिकल कंपनी में बात करूंगा तो वहां पे तुम्हारा क्या होगा, वहां पे होगा तुम्हारा प्रोडक्शन होगा, वहां पे तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, तो टेक्निकल का मतलब ये है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला एक्टिविटी जो परफॉर्म होगा वो तुम्हारा होगा टेक्निकल एक्टिविटी। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरी एक्टिविटी जो है वो है तुम्हारा कमर्शियल एक्टिविटी। कमर्शियल एक्टिविटी में क्या होगा कि जो तुम्हारे प्रोडक्ट्स हैं, जो भी तुम्हारे सर्विसेज हैं, कंपनी उसको क्या करेगी, सेल करेगी, उसको तुम्हारा ट्रेड करेगी। ठीक है, ट्रेड तुम्हारे दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो तुम्हारा प्रोडक्ट्स होगा या फिर तुम्हारा सर्विसेज होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल सर्विसेज में तुम ले सकते हो आईटी सर्विसेज, ले सकते हो कंसल्टेंसी सर्विसेज ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि तुम डॉक्टर डॉक्टर की तुम सर्विसेज लेते हो। ठीक है, वेयर एज अगर मैं बात करूं बाइजू बाइजू के तुम टैबलेट टैबलेट क्या है, ये तुम्हारा उसका प्रोडक्ट निकल के आता है। फॉर एग्जांपल पेन पेन क्या है, तुम्हारा प्रोडक्ट है। तुम्हारा मोबाइल फोन क्या है, वो तुम्हारा प्रोडक्ट में आ जाता है। ठीक है, तीसरी चीज जो हम बात करेंगे वो करेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी समथिंग दैट इज रिलेटेड टू बजट, कि किस तरीके से जो है हम बजट बनाएंगे। बजट का मतलब यह है कि कहाँ पे हम करेंगे इन्वेस्ट। ठीक है, और कहाँ से हमारी कमाई होगी। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, कहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ से पैसा आया, कहाँ पे गया। ठीक है, चौथी चीज हम बात करेंगे अकाउंट्स की। अकाउंट्स में जो होगा, अकाउंट्स में हम बात करेंगे डेबिट की या फिर हम बात करेंगे क्रेडिट की। ठीक है, तो पैसे का आने जाने का जो ट्रांजैक्शन है वो तुम्हारा वो तुम्हारा अकाउंट्स में हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, पांचवी चीज अगर हम बात करेंगे तो पांचवी चीज वो होगा तुम्हारा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तब जब तुम लोग घर के बाहर जाते हो तो तुम लोग ताला चाबी का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तब तुम लोग ताला चाबी का इस्तेमाल करते हो। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर लैपटॉप के केस में तुम लोग एंटीवायरस एज ए सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो ये भी जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है तुम्हारा सिक्योरिटी का एक्टिविटी भी जो है तुम्हारा परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जांपल तुम्हें वहां पे क्या मिलेंगे, तुम्हें वहां पे गेट कीपर्स मिलेंगे, या फिर तुम्हें वहां पे क्या मिलेगा, सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल तुम्हारे जितने भी कैमराज हो गया, ठीक है, कैमराज हो गया, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये तुम्हारे इनके कंपोनेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट जो है, जो कि तुम्हारे फ्यूल ने बात करी, वो है तुम्हारा मैनेजरियल एक्टिविटी। इसका मतलब यह है कि ह्यूमन रिसोर्स को, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स को तुम्हारा मैनेज करना, देन तुम्हारा ऑपरेशंस को मैनेज करना, उसके बाद जो भी तुम्हारा मैनेजमेंट से डायरेक्शन आ रहा है उसको जो है उसको अप्लाई करवाना, उसको तुम्हारा लागू करवाना। तो बेसिकली ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे एक्टिविटीज। ठीक है,
डे टू डे एक्टिविटीज। तो ऊपर से जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है, तो टॉप लेवल से कुछ भी जो आएगा, इसका काम होता है, मैनेजर का काम होता है कि उसको ग्राउंड लेवल पे क्या करवाना, उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करवाना। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई बात? ओके, नेक्स्ट देखो। देन देन फ्यूल देन फ्यूल ने बात करी कि मैनेजर्स कितने टाइप के फंक्शन जो है तुम्हारे परफॉर्म कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फ्यूल, मैनेजर जो है वो तुम्हारा 5 टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहला आ जाता है तुम्हारा सबसे पहला आ जाता है तुम्हारा प्लानिंग। दूसरा आ जाता है तुम्हारा ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजिंग किस किस जो करेगा? ऑर्गेनाइजिंग करेगा मैन को, ऑर्गेनाइजिंग करेगा तुम्हारा मटेरियल को, ऑर्गेनाइज करेगा तुम्हारा मनी को। ठीक है, ओके। दूसरी चीज हमारा सी। फर्स्ट सी स्टैंड्स फॉर कमांड। ठीक है, कमांड कमांड करने का मतलब है कि कोई तो एक होगा ऑर्गेनाइजेशन में जो कि क्या करेगा, ऑर्डर को इशू करेगा। ठीक है, कोई तो होगा कि जो ऑर्डर को इशू करेगा। ओके, चौथी चीज ये तुम्हारा हो गया प्लानिंग, फर्स्ट हो गया। सेकंड तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग हो गया। थर्ड तुम्हारा कमांड हो गया। फोर्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन इज समथिंग दैट रेफर्स टू, और भी हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं तालमेल। ये समझ में आ गया तुम लोगों को? ओके। पांचवी चीज हम बात करेंगे कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल किस चीज को करेंगे? कंट्रोल फॉर यील्डिंग अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी, अकाउंटेबिलिटी एंड आंसरेबिलिटी। ठीक है, एंड आंसरेबिलिटी, इस चीज को ध्यान में रखना। एक पैरेलल वर्ड निकल के आता है कोऑर्डिनेशन के साथ, वो होता है तुम्हारा क्या? कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन और दूसरा आता है तुम्हारा कोऑपरेशन। एक चीज तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है कि कोऑपरेशन जो है वो तुम्हारा एक सोशल फिनोमिना है। क्या है? कोऑपरेशन जो है वो तुम्हारा एक सोशल फिनोमिना है। फॉर एग्जांपल, तुम्हें किसी का कत्ल करना है, तुम्हें किसी की रॉबरी करनी है, तुम्हें किसी की चोरी करनी है, ठीक है, या फिर तुम्हारा चोरी करना है, या फिर तुम्हें क्रिकेट खेलना है, तो ये सब के लिए जो है तुम्हें क्या चाहिए? इन सब के लिए जो है तुम्हें चाहिए एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो सवाल ये है कि सर कोऑर्डिनेशन होता क्या है? तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे लिख लो, कोऑर्डिनेशन इज अबाउट द डायरेक्शन इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग। ठीक है, तो किस डायरेक्शन में जो है ऑर्गेनाइजेशन का मूवमेंट होगा, यही है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूल्स के तुम्हारे 14 प्रिंसिपल्स की हम बात करेंगे। ठीक है, फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल्स की हम बात करेंगे। अब एक चीज जो तुम्हें ध्यान देने वाली चीजें हैं कि 14 के 14 प्रिंसिपल्स तुम्हें याद होने चाहिए। सबसे पहले प्रिंसिपल की हम बात करेंगे वो है तुम्हारा डिवीजन ऑफ वर्क। तो फ्यूल के मुताबिक जो भी तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है उसका डिवीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं तुम्हारे अन अकेडमी की, तो अन अकेडमी में जो है तुम्हारा एक होगा सेल्स टीम। ठीक है, जो कि तुम्हारे बच्चों को कॉल कर करके परेशान करेगा। दूसरी चीज हम बात करेंगे किसकी? मार्केटिंग टीम की हम बात करेंगे, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आईपीएल में तुम्हें दिखाएगा कि हाँ अकेडमी ने इसको स्पॉन्सर किया है। ठीक है, तीसरी जो होगी वो तुम्हारी एडुकेटर्स की टीम होगी। ठीक है, जिनका काम होगा सिर्फ पढ़ाना होगा। चौथा होगा जो पीछे से तुम्हारा क्या देंगे? टेक्निकल सपोर्ट देंगे कि इफ इन केस कुछ भी ऑन, क्योंकि सारा का सारा तुम्हारा इनका ऑनलाइन बेस है, तो टेक्निकल सपोर्ट देंगे इफ इन केस कुछ आगे ऊपर नीचे हो जाती है तो पीछे टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए। अब फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा एडुकेटर भी सेल्स कर रहा है, एडुकेटर भी मार्केटिंग कर रहा है और एडुकेटर ही टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है उसका जो मेन काम है पढ़ाना, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क में यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स लिख लो। इट इज द प्रिंसिपल इट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, एंड इट इज अ नेसेसरी फैक्टर, it is a necessary factor for efficiency is a necessary factor for efficiency in the utilization of labor। ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखना। कीवर्ड्स की अगर बात करूं, एक तुम्हारा स्पेशलाइजेशन और दूसरा तुम्हारा एफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें उसके नेक्स्ट प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहला आ जाता है तुम्हारा अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी, एंड हम बात करेंगे किसकी? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब ये क्या क्या चीजें होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, इट it refers to the combination of official authority deriving from a manager's official position and personal authority
कंपाउंडेड ऑफ इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस, मॉरल वर्थ एंड पास्ट सर्विसेज। ठीक है, ओके। एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना, अथॉरिटी जो होगी, जितनी ज्यादा अथॉरिटी होगी, ठीक है, उतनी ज्यादा तुम्हारी क्या होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर के पास अथॉरिटी होगी, तो इसीलिए जो है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, ग्रेटर होगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के डीएम की अगर मैं बात करूंगा, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और किसी एसडीएम की रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो अब इनको डिराइव क्या करेगा, ये जो अथॉरिटी मिलेगी, ये अथॉरिटी किस किस चीजों पे ऊपर डिपेंड करेगा, ये करेगा उनके इंटेलिजेंस के ऊपर, ठीक है, ये डिपेंड करेगा उनके एक्सपीरियंस के ऊपर, ठीक है, ये डिपेंड करेगा उनके मॉरल वर्थ के ऊपर। अब सवाल एक कि सर इंटेलिजेंस के ऊपर कैसे करेगा, सबसे अब इंटेलिजेंस तुम्हारा कहाँ चेक हो जाएगा, तुम्हारे एग्जाम में चेक हो जाएगा, यूपीएससी का तुम एग्जाम दोगे। और दूसरा तुम्हारा पास्ट सर्विसेज के ऊपर, कि कौन कौन से सर्विसेज में जो है इंडिविजुअल जो है तुम्हारा एंगेज था। ये क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे हम डीएम की देख रहे हैं, दूसरा तुम पैरेलली देख सकते हो कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे अथॉरिटी ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है रेस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारी ज्यादा होगी, ठीक है, जवाबदेही तुम्हारी फिर वहां पे बढ़ जाएगी। क्लियर है तुम्हारा सेकंड प्रिंसिपल। ओके, तीसरे प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, तो वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा तुम्हारा डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फ्यूल के प्रिंसिपल्स में। डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन इज रेस्पेक्ट फॉर एग्रीमेंट्स व्हिच आर डायरेक्टेड, ठीक है, इट इज रेस्पेक्ट फॉर एग्रीमेंट्स व्हिच आर डायरेक्टेड। फ्योल ने ये बताया कि डिसिप्लिन के लिए जो है तुम्हारे गुड सुपीरियर होना जरूरी है, ठीक है। फ्योल डिक्लेयर्स दैट डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, जो कि तुम्हारा क्लियर और फेयर एग्रीमेंट दें, और जो पेनल्टीज हैं, जो भी तुम्हारे फाइन्स है, उनका जुडिशियस एप्लीकेशन के थ्रू जो है उसकी जवाबदेही हो। समझ में आ गया यहाँ तक। तो डिसिप्लिन रेफर्स टू व्हाट, डिसिप्लिन रेफर्स टू रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीमेंट्स, ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, ये तुम्हारा हो गया। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ पार्ट की हम बात करेंगे, ये हो गया तुम्हारा यूनिटी ऑफ कमांड। वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिटी ऑफ कमांड का ऑपोजिट कॉन्सेप्ट क्या है, ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है तुम्हारा फंक्शनल फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप किसने दिया था, इसने दिया था, टेलर ने दिया था। क्या कहा था उसने, कि यहाँ पे तुम्हारे चार मैनेजर होंगे, यहाँ पे तुम्हारे चार मैनेजर होंगे, और वो किसको मिलके गाइड करेंगे, वो तुम्हारे वर्कर को मिलके गाइड करेंगे। यहाँ पे फेल जो है वो बताते हैं उल्टा, वो बताते हैं कि एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। यूनिटी ऑफ कमांड लिख सकते हो, यूनिटी ऑफ कमांड रेफर्स टू देयर शुड नॉट बी देयर शुड नॉट बी मल्टीपल सुपीरियर, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल तुम पबाड पढ़ रहे हो मेरे से, तो मेरे से पबाड पढ़ रहे हो, तो मेरा जो एक्सपीरियंस होगा, मेरा जो तजुर्बा होगा, मैं तुम्हें वो चीजें कोशिश करूंगा देने की। अब यही तुम फॉर एग्जाम्पल तुम टीचर 1, यही तुम चले जाओ टीचर 2, यही तुम चले जाओ टीचर 3, यही तुम चले जाओ टीचर 4, तो अगर तुम सबके पास चलते चले जाओगे, तो तुम्हारी जो लर्निंग होगी वो तुम्हारी नहीं होगी, ठीक है। सिमिलरली जो सबसे बच्चे बड़ी गलती करते हैं वो क्या है, पबैट। अब वो लोग अलग अलग वीडियो देखेंगे, तो यहाँ पे अपनी बुक लिस्ट बना लेंगे, उस टॉपर ने ये इस्तेमाल करा था, वो टॉपर ने ये इस्तेमाल करा था, B3 उस टॉपर ने ये इस्तेमाल करा था। अब क्या है कि सारों के चारों किताबें जो है लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अब पढ़ेंगे कोई भी नहीं, समझ में आया, पैसा वेस्ट। तो मेरा मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आ जाता है कि तुम किसी एक टीचर से चीजों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले लो, और बाकी टीचर्सों को उसके बाद जब तुम सुनोगे, तो तुम्हारी लर्निंग में क्या होगा, तुम्हारी लर्निंग में वैल्यू एडिशन होगा। अदरवाइज अगर तुम एक ही टॉपिक जो है, तुम अगर 4-5 टीचर से पढ़ रहे हो, तो सबका तरीका जो होगा अलग होगा समझाने का, तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो वहां पे डेवलप करने की जगह तुम्हारी डिटोरिएट या फिर तुम कंफ्यूजन स्टेट में जा सकते हो। समझ में आ गया। तो देयर शुड नॉट बी मल्टीपल सुपीरियर्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज हम देखते हैं। नेक्स्ट चीज हम बात करेंगे तुम्हारा क्या, पांचवा जो हमारा प्रिंसिपल है, हम बात करेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हम बात करेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है तुम्हारा, देखो, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। इट इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ
इट इज रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ पर्सोनल। बोलने का मतलब ये है कि अगर तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो वहीं पे ध्यान भटक के कहाँ चला जाता है कि हम यूपी पीसीएस की भी तैयारी करेंगे। उम्र हो रही है तो हम किसकी तैयारी करेंगे, बैंक की देंगे। बैंक में हम घुस जाएंगे आरबीआई के अंदर, बैंक में हम घुस जाएंगे एसबीआई के अंदर, बैंक में हम घुस जाएंगे नाबार्ड, नाबार्ड की हम तैयारी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बिहार का भी जो है वो भी भरेंगे। तो मेन बोलने का मतलब है कि जब ऐसा होता है जो तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव था तुम उसी से क्या हो गए, तुम उसी से डेविएट हो गए, और उसी की वजह से तुम्हारा क्या डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा, और इसी डिस्टरबेंस की वजह से जो है तुम्हारा तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो तुम्हारी डेटोरिएट हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर तुम ना इधर के रहोगे ना तुम उधर के रहोगे। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में यही बोला गया है कि ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव, मस्ट हैव वन हेड एंड एक प्लान होना चाहिए। तो ये जो चीजें मैंने तुम्हें दिया ये बेसिकली किसका एग्जांपल है, ये है तुम्हारा मल्टीप्लिसिटी ऑफ डायरेक्शन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ डायरेक्शन। अब सवाल ये है कि सर क्या ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसके पीछे रीजन क्या है कि आरबीआई की अपनी एक डिमांड होती है, एसबीआई का अपना एक डिमांड होता है, नाबार्ड का अपना एक डिमांड होता है, यूपी पीसीएस का अपना एक डिमांड होता है, बिहार का अपना एक डिमांड होता है, यूपीएससी का एक डिमांड होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर तुम हिस्ट्री की अगर बात करो तो यूपीएससी तुमसे एनालिटिकल पूछेगा, कॉन्सेप्चुअल पूछेगा, वेर एज अगर ये जो है ये तुमसे फैक्चुअल पूछेंगे। ठीक है, अगर उसके बाद हम आरबीआई की बात करो इसका इनका कोई लेना देना नहीं है इन सबसे, पर हाँ ये तुमसे जनरल अवेयरनेस में तुमसे ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो बोलने का मतलब है कि चीजों को तैयार करने के लिए जो है तुम्हारे पास अलग एप्टीट्यूड होना चाहिए, तभी तुम इन एग्जाम्स की तैयारी करोगे। इसीलिए बोला यह जाता है कि यूपीएससी की अगर तुम तैयारी करने आए हो तो स्टार्टिंग के 2-3 साल जो है ध्यान से जो है इसको तुम प्रिपेयर करो कि कोई डेविएशन कोई डिस्ट्रैक्शन तुम्हें ना हो। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी डायरेक्शन जो है, या फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल जो है तुम ले सकते हो कि अगर तुम्हारी इंडियन टीम जो है अगर वो मान लो तुम्हारा वो हॉकी भी खेल रही है, ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम अगर हॉकी भी खेल रही है, फुटबॉल भी खेल रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग भी कर रही है, तो दिस वे जो है तुम्हारा तुम्हारी जो टीम की जो परफॉर्मेंस होंगी वो तुम्हारी ऑप्टिमम नहीं होगी। तो इंडियन क्रिकेट टीम का जो स्किल सेट है वो क्रिकेट खेलने के लिए ही होगा, पार्ट टाइम में खेल सकते हैं बट ऑप्टिमम परफॉर्मेंस जो है दूसरे गेमों में नहीं दे सकते। समझ में आ गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे सबऑर्डिनेशन ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब ऐसा होता है कि कई कई बार जो होता है कि कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जो तुम्हारा जनरल इंटरेस्ट है ये तुम्हारा आपस में क्या करता है, ये आपस में तुम्हारा डिफर करता है। तो इन एनी ग्रुप द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप शुड सुपरसीड। ठीक है, तो किसी भी ग्रुप में जो है जो ग्रुप का जो इंटरेस्ट है वो तुम्हारा सुपरसीड करना चाहिए। व्हेन द इंटरेस्ट डिफर्स इट इज अ फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट टू रिकंसाइल देम। और अगर डिफर होता है तो किसका काम होता है, ये काम होता है मैनेजमेंट का कि वो चीजों में आके जो है तुम्हारी इंक्लूसिविटी लेकर आए। क्लियर है यहाँ तक। सेवेंथ की हम बात करेंगे रीम्यूनरेशन ऑफ व्हाट, ऑफ पर्सोनल। अकॉर्डिंग टू फेयर, remuneration and the method of payment should be fair, ठीक है, and also should be able to afford the maximum satisfaction to employee and employer। इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल XYZ है, वो काम कर रहा है 10 से 12 घंटे पर उसकी सैलरी जो है वो है सिर्फ 25,000 रुपए। ठीक है, वहीं पर ही दूसरा बंदा है दूसरी कंपनी में, उसको मिल रहे हैं 35,000 रुपए। ठीक है, वहीं पे तीसरी कंपनी है उसे मिल रहे हैं मान लो 65,000 उसमें रुपए। तो कहीं ना कहीं जो है इसकी लाइफ में एक तुम्हारा क्या है मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन जो होगा ये तुम्हारा गेन करेगा, ये ज्यादा फोकस करेगा। जबकि अगर मैं इसकी बात करूंगा, इसको लगेगा कि क्या मैं इस कंपनी में मेरा हो सकता है, ये सोचेगा क्या मैं इस कंपनी में हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये इनके एफिशिएंसी को जो है
एफिशिएंसी को जो है ये क्या करेगा, ये एफिशिएंसी को डिस्टर्ब करेगा, जिसके कारण तुम्हारी प्रोडक्टिविटी जो है तुम्हारी कम होगी। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो तुम्हारा मेथड ऑफ पेमेंट हो, जो भी तुम्हारा रिम्यूनरेशन हो, अलाउंसेस हो, वो तुम्हारा फेयर हो और वो चीज जो है लोगों की मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को डेराइव कर पाए। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखो सेवेंथ। उसके बाद हम बात करेंगे एट। एट की अगर हम बात करेंगे तो एट आ जाता है तुम्हारा सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन ये होता है, इट मींस दैट द एंटायर अथॉरिटी शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द टॉप लेवल। फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, ये तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लेवल है। तो बोला ये जाता है कि जो भी तुम्हारा डिसीजन हो वो ऊपर से नीचे आए, वो ऊपर से नीचे आए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि ये वाला भी इधर दे रहा है, ये वाला भी इधर दे रहा है, ये वाला भी दे रहा है और ये वाला भी दे रहा है। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा क्यूस हो जाएगा, क्यूस हो जाएगा तो इम्प्लीमेंटेशन में जो है तुम्हारी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में जब प्रॉब्लम आएगी तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर जो होगा वो तुम्हारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन। It means that the entire authority should be concentrated at the top level. उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे तो वो आ जाता है तुम्हारा क्या, स्केलर चेन। स्केलर चेन देखो क्या होता है, ये तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्केलर चेन ये तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है कि अलग अलग लोगों के पास जो है अलग अलग अथॉरिटी जो है तुम्हारी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए बी, ये तुम्हारा सी हो गया, ये तुम्हारा डी हो गया, ये तुम्हारा ई, ये तुम्हारा एफ जी एच और ये। तो ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग जो तुम्हारे लोगों के पास है तुम्हारी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बोलने की कोशिश ये करिए कि जितने भी तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उनका अपना, उनका अलग अलग जो है काम, अलग अलग अथॉरिटी होना चाहिए। ठीक है, तो इसको लिख लो। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की एंड एवरी लेवल ऑफ हायरार्की हैज डिस्टिंक्ट अथॉरिटी। Different hierarchies are there in order to assure accountability. Okay, different hierarchies are there to assure what, accountability. दूसरी चीज तुम्हारा कंट्रोल एंड सुपरविजन, in scalar chair organization all the employees have different authorities. यहां तक समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल एचआर के पास अपनी अलग अथॉरिटी अलग होगी, सेल्स टीम के पास जो है अपनी अथॉरिटी तुम्हारी अलग होगी, मार्केटिंग के पास जो है तुम्हारी अलग वो होगी। ठीक है, उसके बाद अब बात करेंगे सिक्योरिटी वाले की, तो उसके पास अपनी अथॉरिटी होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें टेक्निकल की, टेक्निकल दैट इज समथिंग रिलेटेड टू आईटी, उसके पास अपनी जो है अलग अथॉरिटी होगी। यहाँ पे समझ में आ गया? उसका 10th प्रिंसिपल समझने की कोशिश करते हैं। तो 10th प्रिंसिपल है तुम्हारा क्या, ऑर्डर। तो हर चीज का करने का एक तुम्हारा ऑर्डर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एवरीथिंग देयर इज अ स्पेसिफिक स्पेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर एग्जाम्पल मैं जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो वहां पे मेरा टेबल है, वहां वहीं पे मेरा लैपटॉप है। ठीक है, एक स्पेसिफिक रूम में मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी रूम पे, ये बेसिकली मेरा स्टूडियो रूम है। ठीक है, ये मेरा स्टूडियो रूम है, वहीं पे मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, वहीं पे मेरा वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है, वहीं पे मेरा एसी रखा हुआ है। समझ में आ गया? अब फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लासरूम की बात करूं तो क्लासरूम में हमारे क्या होता है, क्लासरूम में हमारे में ये होता है कि स्टूडेंट्स कहाँ पे बैठेंगे उसकी एक जगह होगी, चेयर्स कहाँ पे लगेंगी उसकी एक जगह होगी, टीचर लेक्चर कहाँ से डिलीवर करेगा उसकी एक जगह होगी। ठीक है, बोर्ड कहाँ पे होगा उसकी एक जगह होगी। दूसरी चीज ये जो हो गया, ये जो हमने बात करी, ये हमने बात करी मेटीरियल ऑर्डर की। ठीक है, ये हमने बात करी किसकी, मटेरियल ऑर्डर की। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल ऑर्डर की। ठीक है, सोशल ऑर्डर में क्या होता है कि एक तुम्हारा सीनियर है, एक तुम्हारा सीनियर है और उसके नीचे क्या है, उसका सब ऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे जो है सबऑर्डिनेट को पता होना चाहिए कि सीनियर से के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। इसलिए तुम लोगों ने अगर देखा होगा कि लोग इसी बात का फायदा उठाते हैं, क्योंकि मैं बड़ा हूं तो मैं सही हूं। ठीक है, इसलिए छोटे बच्चों को या फिर उसके बड़े भाई बहन जो है उसको दबाते हैं, ये बोल के कि मैं बड़ा हूं, तमीज और इज्जत से बात कर। ये समझ में आ गया तुम्हें? तो ये हो गया तुम्हारा मटेरियल ऑर्डर और दूसरा हो गया तुम्हारा ये सोशल ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे तुम्हारे, ये कौन सा प्रिंसिपल हो गया तुम्हारा, 10th। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे तुम्हारी 11th। 11th इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू इक्विटी। अब देखो जब फेयोल ने दिया था वो काफी टाइम पहले था, तो दिस इक्विटी इज, इट ऑल्सो मीन्स इक्वालिटी।
क्योंकि इन दोनों का डिस्टिंक्शन जो है वो तुम्हारा बाद में हुआ है, तो उसके मुताबिक जो है इक्विटी ही जो है तुम्हारा इक्वालिटी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ट्रीट ऑल द एम्प्लॉइज विद इक्विटी एंड देयर शुड बी नो पार्शियलिटी। कोई पार्शियलिटी तुम्हारा नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो पार्शियलिटी, देयर शुड बी नो बायसनेस। क्या बोला मैंने? देयर शुड बी नो बायसनेस, और कोई भी जो है तुम्हारा हेट्रेड नहीं होना चाहिए टुवर्ड पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज। मैनेजर जो है they should do the justice with all the employees irrespective of caste, religion, clan, and only then the employees will be, तभी जो है तुम्हारे employees क्या हो सकते हैं? Loyal होंगे, they will be devoted to the organization and they will be dedicated as well। ठीक है, लॉयल होंगे, डिवोटेड होंगे, डेडिकेटेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल तुमने देखा, जैसे फॉर एग्जाम्पल बायजूस की अगर मैं बात करूं, तो बायजूस जो है एम्प्लॉइज को पैसे तो दे रहे हैं, पर तुम आए दिन वीडियोस देखोगे कि जो है मैनेजर जो है उसको वहां पे गालियां दे रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है एम्प्लॉय की लॉयल्टी जो होगी वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं खरीद पाएगी, चाहे वो उसको जितना भी पैसा करे। एम्प्लॉयज विल नॉट बी डिवोटेड, एम्प्लॉयज विल नॉट बी डेडिकेटेड, सिर्फ अपना काम करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, पैसा लेंगे, विद इन 1 साल के बाद जो है गायब। क्लियर है तुम्हें ये लॉजिक? ओके, नेक्स्ट चीज हम बात करेंगे, नेक्स्ट चीज हम बात करेंगे ट्वेल्थ। ट्वेल्थ की अगर हम बात करेंगे, ट्वेल्थ हो जाएगा तुम्हारा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है? इनिशिएटिव ये होता है टू गिव स्पेस टू द एम्प्लॉय ऑफ थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्लान। Fuel exhorts manager to sacrifice personal vanity in order to permit subordinates to exercise it। ठीक है, इनिशिएटिव एक बार दोबारा से सुन लो। इनिशिएटिव मीन्स टू गिव स्पेस टू द एम्प्लॉयज ऑफ थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्लान। Fuel exhorts managers to sacrifice personal vanity in order to permit subordinates to exercise it। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय को हायर करा। ठीक है, एम्प्लॉय को हायर करा, फॉर एग्जाम्पल उसको मैंने बनाया कि भैया तू जो है कंटेंट बना, कंटेंट बना, क्योंकि पबैट का जो है मार्केट में कंटेंट नहीं है, कंटेंट बना। ठीक है, अब देखो क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे एक्सपीरियंस है चीजों के बारे में कि कंटेंट कहाँ से बनाया जाता है, कंटेंट का सोर्स तुम्हारा कहाँ से होगा। ठीक है, अब अगर मैं विद इन अ स्पैन ऑफ विद इन अ स्पैन ऑफ 1 डे और 2 डे मैं इस नए एम्प्लॉय से मेरे जैसा परफेक्शन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। सो आई गिव हिम टाइम लाइक 3 months to 6 months कि भाई वो सेटल हो जाए, वो चीजों को सीखे, और आफ्टर 6 months आई कैन एक्सपेक्ट कि वो जो है वो डेडिकेटली, वो एफिशिएंटली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा। समझ में आ गया? तो किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी किसी क्या, अगर मान लो अगर ऐसा हुआ कि ये जो नया एम्प्लॉय आया उसको 1-2 दिन में काम देखी मैंने उसे भगा दिया, तो कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं जो है वो मेरे को नुकसान करेगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। इसी से रिलेटेड तुम्हारा एक है, इसी से रिलेटेड है तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। इसी से रिलेटेड है तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब यहाँ पे ये बन जाता है कि जो भी आए उसको जो है तुम्हारा सेटल डाउन होने के लिए मैं टाइम, सेटल डाउन होने के लिए जो है टाइम दूं। समझ में आ गया? सेटल डाउन होने के लिए टाइम दूं। ओके, यहाँ पे अगर अगर तुम इनिशिएटिव की बात करो तो इनिशिएटिव में जो है कहीं ना कहीं जो है मैं यहाँ पे बायसनेस जो है मैं नहीं लेकर आऊंगा, या फिर मेरा जो बिहेवियर होगा इस एम्प्लॉय के प्रति ऐसा होगा, तो आई गिव हिम टाइम एज वेल एज कि मैं वहां पे जो है उसको स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर भी दूंगा कि हाँ वो जितनी देर चाहे, जितना टाइम चाहे, जितने साल चाहे वो उसको काम कर सकता है। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी भी एम्प्लॉय को हायर करा और मान लो हफ्ते भर बाद ही जो मैंने उसको फायर कर दिया, ठीक है, तो होगा ये कहीं ना कहीं मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक अननेसेसरी कॉस्ट बैठ जाएगा। मैं फिर दूसरे को हायर करूंगा, टाइम वेस्ट करूंगा, उसको इंटरव्यू लूंगा, रिटर्न लूंगा। ठीक है, और ये भी गारंटी नहीं है कि जो नेक्स्ट आएगा वो तुम्हारा इजीली यहाँ पे सेटल डाउन हो जाए, वो इजीली समझदार निकले। तो कहीं ना कहीं जो है तुम्हारा ये एक कंपनी के ऊपर भी जो है एक अननेसेसरी तुम्हारा डेंजर जो है वो तुम्हारा कॉस्ट कर देगा। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की बात करेंगे। लास्ट हम बात करेंगे स्पिरिट डी कॉप्स। स्पिरिट स्पिरिट डी कॉप्स, इसका मतलब क्या है? स्पिरिटेड डी कॉप्स ये जो है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है तुम्हारा ब्रदरहुड होना चाहिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ये चीजें समझ में आई? ओके,
दूसरी चीज यहाँ पे ये है, तो हमने हमने यहाँ पे 14 प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस कर लिए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सो दैट की अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी एक बार डेवलप हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज जो हमने बात करी, वो बात करी हमने डिवीजन ऑफ वर्क की। ठीक है, हमने सबसे पहले बात करी डिवीजन ऑफ वर्क की, जिसमें हमने स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करा, एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर के बारे में हमने बात करा। दूसरी हमने बात करी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, कि अथॉरिटी तब मिलेगी जब इंटेलिजेंस होगा, एक्सपीरियंस होगा, मॉरल वर्थ होगी और पास्ट सर्विसेज के। और ये कैसे डेवलप होगा? ये डेवलप होगा तुम्हारा पास्ट सर्विसेज के बेसिस के ऊपर। तीसरा हमने बात करा डिसिप्लिन, रेस्पेक्ट फॉर एग्रीमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने अगर पेरिस एग्रीमेंट साइन करा है, तो इंडिया में आके उसको उसको इम्प्लीमेंट करवाना, ये कहीं ना कहीं हमारा डिसिप्लिन शो करता है। बाहर वर्ल्ड स्टेज में तो हम बड़ी बड़ी बातें करके आ जाएंगे, बट अगर डोमेस्टिक लेवल पे अगर हम चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है हमारे डिसिप्लिन के ऊपर जो है सवाल खड़ा कर सकता है। यूनिटी ऑफ कमांड की अगर हम बात करें, इट इज ऑपोजिट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप, जो कि तुम्हारा किसने कहा था? जो कि तुम्हारा टेलर ने कहा था। चार मैनेजर यहाँ पे, चार मैनेजर यहाँ पे, और 8 मैनेजर्स जो हैं वो किसको गाइड करेंगे? तुम्हारे वर्कर्स को गाइड करेंगे। क्लियर है? पांचवे की अगर हम बात करेंगे, ये चीजें मैंने तुम्हें समझा दिया था। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये है कि फंक्शनिंग ऑफ पर्सोनल। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ डायरेक्शन जो है नहीं होना चाहिए। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यूपी पीसीएस, उसके बाद बिहार पीसीएस या फिर बैंकों में जो है तुम्हारा ध्यान नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट 2-3 साल तक तो नहीं जाना चाहिए। फिर हम बात करेंगे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है तुम्हारा डिफर कर सकता है। तो मैनेजमेंट का ये काम बनता है कि इस डिफरेंस को जो है कम करें, और जो तुम्हारा जनरल इंटरेस्ट है वो जो है सुपरसीड होना चाहिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर। रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल की अगर हम बात करें, तो इसमें हमने ये कहा था कि कोई भी एक एम्प्लॉय है, ठीक है, वो कंपनी में जा रहा है, उसको 25,000 रुपए मिल रहे हैं, कहीं दूसरे एम्प्लॉय को 35,000 मिल रहे हैं, तीसरे को वहां पे 65,000 रुपए मिल रहे हैं। तो ये वाला जो होगा, इसको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन होगा, ये कहीं ना कहीं कंपनी के टुवर्ड्स लॉयल्टी होगा, डेडिकेटेड होगा। बट इसको जो है कहीं ना कहीं ये लगेगा कि काम तो मैं भी इतने कर रहा हूँ पर पैसे उसको ज्यादा मिल रहे हैं, तो उसका ध्यान जो होगा एफिशिएंसी के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर ना जाके उसको इस कंपनी के ऊपर ध्यान होगा कि मैं इसको ज्वाइन करूंगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो जो है तुम्हारा फेयर न्यूमरेशन अपने एम्प्लॉयज को दे। उसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रलाइजेशन की। अगर हम बात करेंगे तो सेंट्रलाइजेशन में ये कहा कि टॉप अथॉरिटी से ही जो है तुम्हारा तुम्हारा डिसीजन आना चाहिए। ठीक है, स्केलर चेन की अगर हम बात करें, स्केलर चेन क्या होता है? अलग अलग लोगों के पास जो है अलग अलग अथॉरिटी होनी चाहिए, सो दैट की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके, लोगों के ऊपर कंट्रोल रखा जा सके और उनके काम को सुपरवाइज करा जा सके। ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे, तो हमारी जैसे जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि हमारे मेरे रूम में जो है, मेरे स्टूडियो रूम में जो है तुम्हारा टेबल, लैपटॉप, वाईफाई एक अपने सेट पोजीशन पे, ऐसा नहीं है कि स्टूडियो मेरे बेडरूम में हो। ठीक है, तो या फिर मेरे स्टूडियो में मेरा किचन हो, तो कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं फिर क्योस हो जाने के चांसेस तुम्हारे बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंस्टीट्यूट में जो है क्लासरूम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वहां पे चेयर है, टेबल है, अपना अपना एक पोजीशन है जहां पे तुम्हारा लेक्चर डिलीवर करेगा, तो उसकी अपनी एक जगह है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई भी चीज है। ये हो गया तुम्हारा मटेरियल ऑर्डर। फिर हम बात करेंगे सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर में जो है ये हमें पता चलता है कि हमें सीनियर के साथ जो है या सुपर सीनियर के साथ जो है किस तरीके का बिहेवियर रखना है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे इक्विटी। इक्विटी जो है कहीं ना कहीं ये तुम्हारा इक्वालिटी से कॉन्सेप्ट मैच होता है। क्यों मैच होता है? क्योंकि जब ये कॉन्सेप्ट आया था तब ये पता नहीं था इतना। इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, इक्विलिटी में जो डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हारा बाद में मर्ज हुआ। मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिया है कि कोई भी पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, कोई भी बायसनेस नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइप का हेट्रेड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। अगर ये सब नहीं होगा तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय तुम्हारा लॉयल होगा, एम्प्लॉय तुम्हारा डिवोटेड होगा, एम्प्लॉय तुम्हारा डेडिकेटेड होगा। क्लियर है? इनिशिएटिव की अगर हम बात करें, इनिशिएटिव होता है किसी भी एम्प्लॉय को स्पेस देना कि वो चीजों को ग्रो कर सके। ठीक है, यहाँ पे अपनी पर्सनल चीजों को साइड करके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है हमें सोचना पड़ेगा, सो दैट कि जो भी हमने लेबर को हायर किया है उसमें एक एफिशिएंसी हो। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, उसको हम टाइम देंगे सेटल होने का, अननेसेसरीली जो है उसको परेशान नहीं करेंगे, ये नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। स्पिरिटेड डिकॉप्स का मतलब होता है कि कहीं उसमें जो है तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन में जो है ब्रदरहुड होना चाहिए। अब यहाँ पे
यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हेनरी फ्यूल का जो कंट्रीब्यूशन था वो प्राइमरीली जो था वो तुम्हारा कम्युनिकेशन के फील्ड में था। ठीक है, इसीलिए इसी की वजह से उसने जो है एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम बोलेंगे क्या, जिसे हम बोलेंगे गैंग प्लैंक। ये इसको क्यों दिया? अब फॉर एग्जाम्पल ये समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ये इस टाइप का तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब फॉर एग्जाम्पल फाइल यहाँ से यहाँ आनी है, तो पहले क्या होता था, फाइल यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, फिर इसके ऊपर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इधर। तो इसकी वजह से जो है तुम्हारा रेड टेपिज्म का जो है तुम्हारा बर्थ हुआ। कहीं ना कहीं ये तुम्हारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है हैम्पर कर रहा है। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है तुम्हारा हैम्पर कर रहा है, इसलिए तुम लोगों ने देखा है कि स्टार्टिंग में जितने भी तुम्हारे बड़े बड़े स्टार्टअप्स हुए, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट, इन्होंने क्या है सिंगापुर में जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, क्योंकि उनको पता है कि अगर फाइल यहाँ पे होगा तो बहुत टाइम लग जाएगा कंपनी को खोलने में। समझ में आया? उसके बाद जो है तो हेनरी फ्योल ने क्या करा, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया, किसका? उसने एक कॉन्सेप्ट दिया गैंग प्लैंक का। उसने कहा कि अगर अगर फाइल को यहाँ तक पहुंचाना है तो हम एक क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे प्लांक बना लेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि हम जो अपनी फाइल है वो इसको देंगे और ये अपने सीनियर से साइन करा के इसी चैनल के थ्रू जो है भेज देगा। तो लिख लो प्लांक क्या होता है। ठीक है, क्या होता है? उससे पहले लिख लो कि हेनरी फ्योल पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ गैंग प्लैंक इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द रेड टेपिज्म कमिंग आउट ऑफ द स्केलर चेन। अब प्लांक लिख लो क्या होता है। प्लांक रिलेट्स टू द कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। It focuses on streamlining communication across different departments in an organization. It helps officers at some level. It helps officers at same level in different departments in an organization to communicate directly by seeking approval from their superior authority. मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। Planck refers to communication in an organization. It focuses on streamlining communication across different departments in an organization. It helps officers at same level in different departments in an organization to communicate directly by seeking approval from their superior authority. With this, हमारा जो हेनरी फ्यूल का जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट था वो हमारा यहाँ पे हो गया है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम बात करेंगे कि किस टाइप से तुम्हारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि मैंने तुमसे कहा डायमेंशंस क्या क्या हो सकते हैं। पहले तो तुमसे सिंपल पूछ सकते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट देके कि इसको कमेंट करो। ठीक है, दूसरी तुमसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या क्रिटिसिज्म्स थे। ठीक है, तीसरी चीज तुमसे पूछ सकते हैं कि उसका रेलिवेंस तुमसे पूछ सकते हैं आजकल के टाइम पे। चौथा उससे पूछ सकते हैं तुम्हारा उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारा इंटर रिलेटेड है। पांचवी चीज जो है तुमसे पूछ सकते हैं कंपैरेटिव स्टडी के बारे में जो है तुमसे पूछ सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी के बारे में जो है तुमसे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पे। क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे कि हाउ हेनरी फ्योल was different from Frederick Taylor in terms of principles and his understanding about the functioning of organization। यहां तक सब ओके? ठीक है, ओके। जो चीजें हमने पढ़ी है उसको हम लोग ट्राई करेंगे, यहाँ पे चीजों को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे हेनरी फ्योल की, और यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रेडरिक टेलर की। अब यहाँ पे जो तुम्हें चीजें यहाँ पे देखनी है, चीजें यहाँ पे ये देखनी, कंपैरेटिव स्टडी के लिए जो है बेस्ट होगा कि अगर तुम लोग टेबल्स को बना लो। ठीक है, टेबल्स को बना लो तो ये तुम्हें कहीं ना कहीं जो है तुम्हें हेल्प करे। ओके, अब यहाँ पे जो चीज तुम्हें समझने वाली चीजें हैं वो सबसे पहले क्या है कि अगर हम हेनरी फ्योल की बात करें, he has taken into consideration the complete organization।
ठीक है, उसने जो है किसकी बात करी थी, कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन की जो है बात करी थी। अब यहाँ पे कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि उसने पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करी थी। वेयर एज अगर हम फ्रेडरिक टेलर की अगर हम बात करें, उसका जो ऑर्गेनाइज उसने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कवर नहीं किया था, उसने सिर्फ वर्कर लेवल को जो है कवर किया था। समझ में आ गया? तो यहाँ पे लिख लो कि फ्रेडरिक टेलर में लिख लो, ही हैज गिवन हिज थ्योरी ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट, he has given his theory on scientific management। उसके बाद हम बात करेंगे by focusing only on the shop floor level। ठीक है, शॉप फ्लोर लेवल। ठीक है, उसने सिर्फ यहां तक की बात करी थी, वेयरएज हेनरी फ्योल ने पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जो है बात करी थी। इसका जो कॉन्सेप्ट था वो तुम्हारा मोर होलिस्टिक था। इसका जो कॉन्सेप्ट था मोर होलिस्टिक था। इसका जो कॉन्सेप्ट था मोर एनकम्पासिव था। ठीक है, मोर एनकम्पासिव था। और दूसरा ये जो था तुम्हारा एक मैक्रो थ्योरी के रूप में जो है तुम्हारा बाहर आया। वेयर एज अगर हम फ्रेडरिक टेलर की बात करेंगे तो ये तुम्हारा एक माइक्रो थ्योरी था। ठीक है, बिकॉज ही हैज टॉक्ड लेस अबाउट द टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पहली चीज, हिज कॉन्सेंट्रेशन इज मोर अबाउट द मेथडोलॉजी ऑफ द वर्क। ठीक है, इसका जो मेन फोकस था मेथडोलॉजी की, काम को किस तरीके से या फिर काम को किस बेस्ट वे तरीके से जो है हमें करना है। ठीक है, so his concentration is more about the methodology of the work that needs to be researched on, and after that the best ways needs to be found। ठीक है, and how the work should be done in an efficient and organized manner। ये क्लियर हो गया, फ्रेडरिक टेलर की हमने बात कर ली। अगर उसके बाद हम यहाँ पे दूसरी चीज देखते हैं, तीसरी चीज हम यहाँ पे देखते हैं, he had focused on conceptualization of centralization। ठीक है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन बोलने का मतलब है कि इसने यहाँ पे बात करी किसकी, यूनिटी ऑफ कमांड की जो है यहाँ पे फ्योल ने बात करी। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड की जो है उसने यहाँ पे बात करी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये तुम्हारा सेकेंड पॉइंट था, राइट? ये तुम्हारा ओके, ठीक है, ये तुम्हारा थर्ड पॉइंट था। यहाँ पे देखो, इसका जो जो तुम्हारा यहाँ पे टेलर का जो था, he was more concerned about giving lot of role जो है वो किसको देना चाहता था, वो मैनेजर को देना चाहता था। ठीक है, and in this quest he came with the concept of what, in this quest he came with the concept of functional foremanship। समझ में आया? he does not believe in the unity of command। उसका जो है यूनिटी ऑफ कमांड के ऊपर जो है उसका बिलीव नहीं होता था। उसको ऐसा लगता था कि दिस रेफर्स टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड। he believes in the multiplicity of command, या फिर he believes in the specialization of he believes in the specialization of role of manager। समझ में आया यहाँ तक? ओके, अगर हम चौथी चीज यहाँ पे बात करें, जो तुम्हारा फेल था वो एम्प्लॉयज का बहुत ध्यान रखता था, इसलिए उसने प्रिंसिपल्स दिए इक्विटी, इसीलिए उसने प्रिंसिपल्स दिया इनिशिएटिव, इसीलिए उसने एम्प्लॉयज दिया तुम्हारा ये क्या बोलते हैं ये वाला, कहाँ गया ये, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। यस, ठीक है। उसके बाद उसने बात करी यहाँ पे टेन्योर की उसने बात करी, और फिर उसने बात करी स्पिरिट स्पिरिट बी कॉप्स। ठीक है, अगर मैं फेल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं फेल बोल रहा हूं, अगर मैं टेलर की यहाँ पे बात करूं, तो टेलर जो है वो वर्कर को क्या मानता था, वो वर्कर को मशीन मानता था। उसको ये लगता था कि हम इसको जितना पैसा देंगे वो उतना आउटपुट हमें निकाल के देगा। ठीक है, उसके बाद ही उसके बाद इधर देखो, हेनरी फ्योल की अगर हम बात करें तो हेनरी फ्योल ने क्या करा, ही हैज डेल्ट विद डिफरेंट हायरार्कीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसने जो है अलग अलग हायरार्की के साथ जो है डील करा। ठीक है, ही हैज डेल्ट विद डिफरेंट डिफरेंट हाई हायरार्कीज।
ठीक है। और यहाँ पे उसने क्या करा, यहाँ पे जो है नो, यहाँ पे थ्योरी ऑफ हायरार्की वाज नॉट विटनेस्ड। यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे जो है तुम्हारा थ्योरी ऑफ हायरार्की नॉट विटनेस्ड। यहाँ तक समझ में आ गया गेम, ये क्या है नहीं है। उसके बाद एक पॉइंट और देखो, एक पॉइंट यहाँ पे और देखो, 6 यहाँ पे देखो, ये जो था इट इज मोर अबाउट, इट इज जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि इट इज मोर अबाउट द रोल ऑफ मैनेजर, इट इज मोर अबाउट द रोल ऑफ मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे क्या था, इट इज मोर अबाउट द रिसर्च एंड द मेथडोलॉजी, research and methodology of how the work should be performed। ठीक है, how the work should be performed। तो बोलने का मतलब ये था कि यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन के ऊपर जो है तुम्हारा ध्यान दिया गया। स्पेशलाइजेशन प्लस यहाँ पे हम बात करेंगे क्या, स्टैंडर्डाइजेशन। ये कीवर्ड्स को यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, आप एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से चीजों को समझते हैं क्या। ओके, एग्जांपल क्या है कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 20 एम्प्लॉइज का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब तुम्हें उनसे जो है काम लेना है, तुम्हारे पास यहाँ पे 2 तरीके हैं। ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ पे 2 तरीके हैं, फर्स्ट अप्रोच है और दूसरा यहाँ पे तुम्हारा सेकंड अप्रोच है। फर्स्ट अप्रोच की अगर हम यहाँ पे बात करें, फर्स्ट अप्रोच की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, हम यहाँ पे एक 20 एम्प्लॉय की टीम बनाएंगे जिसमें तुम्हारा कोई भी सीनियर नहीं रहेगा, कोई भी तुम्हारा जूनियर नहीं रहेगा, कोई भी यहाँ पे सुपर सीनियर काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट जो है, सुपर सीनियर काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। सबके पास जो है तुम्हारा एक ही अथॉरिटी है। ठीक है, एक ही अथॉरिटी है, कोई भी किसी को ऑर्डर या फिर कमांड जो है तुम्हारा नहीं दे सकता। एक ये टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, दूसरे अगर हम सेकंड उसकी अगर हम बात करें तो हमने क्या करा सेकंड अप्रोच में कि ऑर्गेनाइजेशन को एक हायरार्की की उसमें डेवलप करा। ठीक है, एक हायरार्की की उसमें डेवलप करा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हमें ज्यादा काम करना हो तो हमें अथॉरिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें हमने बनाया सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ठीक है, सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अब ये जो तुम्हारा सीनियर होगा ये कहीं ना कहीं अपने सबऑर्डिनेट को सुपरवाइज करेगा, यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे तुम्हारा डायरेक्शन देने की कोशिश करेगा, सो दैट कि वो सबऑर्डिनेट से जो है तुम्हारा अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी एंड आंसरेबिलिटी को जो है वो क्या कर पाए, आंसरेबिलिटी को जो है वो इंश्योर करा पाए। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन का जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली टाइम के साथ जो है ये तुम्हारा इवॉल्व होता आ रहा है। इवॉल्व क्योंकि कोई किसी भी लेट्स सपोज चैलेंजेस हमें देखने को मिलेगा, तो उस चैलेंजेस को हमें क्या करना है, उस चैलेंजेस को हमें इंप्रूव करना है या फिर उस चैलेंजेस को हमने एलिमिनेट करके, उस चैलेंजेस को हमें एलिमिनेट करके जो हमें उसका इम्प्रोवाइज्ड वर्जन जो है तुम्हारा सेटअप करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्लास में जो है हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है तुम्हारा 5 स्टेजेस में डेवलप हुआ और उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है तुम्हारी उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है हम देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस तरीके से जो है तुम्हारी बाहर आई, किस तरीके से जो है तुम्हारे अलग अलग थिंकर्स ने, फॉर एग्जांपल लुथर गुलिक ने हो गया, मैक्स वेबर ने हो गया, किस तरीके से जो है उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया इस कॉन्सेप्ट को समझने में। ओके, दूसरी चीज सी, यहाँ पे एक चीज जो तुम्हें समझने की जरूरत है कि ये जो तुम्हारी वीडियोस हैं ये तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ है। ठीक है, यहाँ पे जो है मेरा कोई भी रोल नहीं होगा तुम्हें नोट्स देने का, क्योंकि मैंने तुमसे स्टार्टिंग में बोला था कि मार्केट में तुम्हारी बुक्स अवेलेबल हैं, मार्केट में सारी चीजें अवेलेबल हैं, बट क्योंकि जो है तुम्हारा जो पवाड का जो टेक्स्ट होता है वो डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करने में, तो मेरी वीडियोस तुम्हें वहां पे हेल्प करेगी। ठीक है, देन जो मैंने तुमसे चीज कही आंसर राइटिंग रिलेटेड, आंसर राइटिंग रिलेटेड मैंने ये तुमसे कहा कि हर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जो है तुम उसको समराइज करो, कॉन्सेप्ट को समराइज करो या फिर अपनी कॉपी में कहीं पे भी तुम इसको समराइज करो। उससे ये होगा कि तुम्हारी जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी वो तुम्हारी विथ टाइम जो है तुम्हारी इंप्रूव करेगी डेफिनेटली।
सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। जो भी चीजें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी जैसा भी है, तुम उसमें उसमें उसको लिखो। समराइज जब करोगे तो तुम सिंपल एक लेमैन टर्म में करोगे, ठीक है। जब उसको तुम टेक्स्ट से पढ़ोगे तो तुम उसमें से वोकैब को पिक कर सकते हो, तुम उसको एक्सप्रेशंस को पिक कर सकते हो, और फिर उसकी समराइजेशन जो है तुम्हारा लिख सकते हो। आंसर राइटिंग जो है ये भी तुम्हारा एक एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। आज लिखोगे, गंदा लिखोगे, फिर लिखोगे, फिर धीरे 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 जो है ये तुम्हारा इंप्रूव होगा। इस चीज को ध्यान में रखो। तो कृपया से कमेंट बॉक्स का यूटिलाइज करो, अपनी कॉपी का यूटिलाइज करो, और कॉन्सेप्ट्स को लिख के देखो कि वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आया? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।